नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है बड़ा बेहतरीन रहने वाला है, शानदार ज़बरदस्त रहने वाला है। इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर पुनः चर्चा करते हैं। हम पर्यटन पढ़ रहे हैं, ऐसी पुस्तिका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक कक्षा 10 की, जिसमें ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए हुए हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट हो रहे हैं और वहीं से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ऐसी किताब जहाँ ऐसी चीज़ें पढ़ने ज़्यादा बेटर होती है जहाँ से हूबहू एग्जाम में क्वेश्चन छप रहे हैं। तो चलिए उसी सेगमेंट को आगे बढ़ाते हुए चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं और चलिए चलते हैं दौसा की तरफ। कहाँ चलते हैं दोस्तों? दौसा चलते हैं, दौसा। वेरी गुड। चलिए दौसा की यात्रा करते हैं। बड़े ही बेहतरीन तरीके से दौसा की यात्रा हम करते हैं। चलिए आ जाइए भाई। तो दौसा दौसा चांद बावड़ी आभानेरी। दौसा में अगर हम टूरिज्म की बात करें तो चांद बावड़ी की हम बात करेंगे। राजा चंद्र द्वारा स्थापित, किसके द्वारा स्थापित है ये याद रखिएगा, राजा चंद्र द्वारा स्थापित जयपुर आगरा सड़क पर आभानेरी की चांद बावड़ी दौसा जिले का मुख्य आकर्षण है। इसका असली नाम आभा नगरी था। कौन सा नाम था? असली नाम क्या था? आभा नगरी, परंतु आम बोलचाल की भाषा में आभानेरी हो गया। आभा नगरी से आभानेरी हो गया, मतलब अपभ्रंश हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा यहाँ प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में आभानेरी महोत्सव आयोजित किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आभानेरी महोत्सव दौसा में। कौन? पर्यटन विभाग। कब? सितंबर डैश अक्टूबर में, अभी चल रहा है, किया जाता है। यह 2 दिन तक चलता है। पर्यटकों के मनोरंजन के लिए राजस्थानी खाना, लोक कलाकारों द्वारा विभिन्न गीत व नृत्य के कार्यक्रम यहाँ पर होते हैं। तो आभानेरी की चांद बावड़ी, वैसे इसका नाम आभा नगरी, राजा चंद्र, सितंबर अक्टूबर में यहाँ पर आभानेरी महोत्सव मनाया जाता है। तो यह बात याद रखिएगा। चांद बावड़ी कहाँ की? चांद बावड़ी है दोस्तों आपके आभानेरी की। उसके बाद है एक मंदिर आपके हर्षद माता का मंदिर, जो कहाँ पर है? आभानेरी में। दौसा से 33 किमी दूर चांद बावड़ी परिसर में ही, यहीं पर ही यह मंदिर हर्षद माता को समर्पित है। हर्षद माता अर्थात उल्लास की देवी, ये पूछा जा सकता है। उल्लास की देवी कौन सी माता को कहा जाता है? तो उल्लास की देवी हर्षद माता को कहा जाता है। उल्लास की देवी। ऐसी मान्यता है कि देवी हमेशा हंसमुख प्रतीत होती है और भक्तों को खुश रहने का आशीर्वाद प्रदान करती है। दौसा के से 33 किमी दूर चांद बावड़ी परिसर में ही स्थित हर्षद माता राजा हट्ट के द्वारा निर्मित। तो उल्लास की देवी यानी कि हर्षद माता को क्या कहा जाता है? हर्षद माता डैश उल्लास की देवी। लिख लिया करो छोरों, छाप लिया करो, मेंशन कर लिया करो ऐसी चीजों को, ठीक है। हाँ, ये ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलते, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। ये जो आप पुस्तिका पढ़ रहे हैं ये बेहतरीन बुक से ये, ठीक है। उल्लास की देवी। चलिए, तो हर्षद माता का मंदिर क्लियर है दोस्तों। दौसा, दौसा के बाद चलते हैं भैया धौलपुर। धौलपुर, धौलपुर जिसे डांग का राजा कहा जाता है। डांग का राजा। वन विहार अभ्यारण्य है यहाँ पर। धौलपुर के शासकों के मनोरंजन के लिए अभ्यारण्य 34 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बनाया गया है। यह अभ्यारण्य पर्यटकों तथा विशेषकर प्रकृति प्रेमियों का एक महत्वपूर्ण आकर्षक केंद्र है। यहाँ पाए जाने वाले सांबर, चीतल, नीलगाय, जंगली सूअर, भालू, हाइना और तेंदुआ जैसे जीवों के साथ साथ विभिन्न वनस्पतियों का भी क्या है? भंडार है। क्या है? विभिन्न वनस्पतियों का भंडार है वन विहार अभ्यारण्य में। इसी के साथ यहाँ पर बात करें तो एक स्थान है मचकुंड। एक स्थान क्या है? मचकुंड। सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम से, देखो, सूर्यवंशी साम्राज्य के 24वें शासक राजा मुचुकुंद के नाम से इस पर प्राचीन और पवित्र स्थल का नाम रखा गया। शहर से लगभग 4 किमी की दूरी पर यह स्थल भगवान राम से पहले 19वीं पीढ़ी तक राजा मुचुकुंड के शाही कार्यस्थल के रूप में रहा है।
प्राचीन धार्मिक साहित्य के अनुसार राजा मुचुकुंद एक बार गहरी नींद में सोया हुआ था, तभी दैत्य कालियमन ने अचानक उसे उठा लिया, परंतु एक देवी आशीर्वाद से दैत्य जलकर भस्म हो गया। इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तो मचकुंड मुचुकुंद याद रखिएगा, मचकुंड धौलपुर तीर्थों का भांजा भी इसे हम कहते हैं। मचकुंड धौलपुर को क्या कहते हैं? तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को कहा जाता है। तीर्थों का भांजा किसे कहा जाता है दोस्तों? तीर्थों का भांजा मचकुंड धौलपुर को ही कहा जाता है, यह याद रखिएगा। क्लियर है? तो मचकुंड इसी कारण यह प्राचीन पावन तीर्थ स्थल माना जाता है। तो वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य के बाद देखिए मचकुंड, मचकुंड के बाद चलते हैं, देखें आगे तालाब ए शाही। सन 1617 में यह तालाब ए शाही के नाम से मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां, अरे वाह, तालाब ए शाही मशहूर एक खूबसूरत झील शहजादे शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में बनवाई गई थी। तालाब ए शाही शाहजहां के लिए शिकारगाह के रूप में। धौलपुर से 27 किमी दूर और बाड़ी से 5 किमी की दूरी पर यह झील राजस्थान की खूबसूरत झीलों में से एक है। यहाँ पर सर्दियों के मौसम में कई प्रकार के प्रवासी पक्षी यहाँ पर विचरण करने आते हैं। अपने घोंसले बनाने के लिए आते हैं, जैसे पिंटेल, रेड कॉस्ट्रेड पॉच, बतख, कबूतर आदि। डूंगरपुर, और डूंगरपुर में सबसे बेहतरीन स्थान बेणेश्वर, बेणेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बेणेश्वर मंदिर। सोम माही और जाखम, सोम माही व जाखम के त्रिवेणी संगम पर स्थित है। देखिए, फील करिए आप कहां पर हैं? आप डूंगरपुर में हैं। सोम माही जाखम के त्रिवेणी संगम में आप डुबकी लगा चुके हैं। डुबकी लगाने के बाद बेणेश्वर मंदिर में भगवान शिव की आराधना करने के लिए भक्तगण समर्पण के भाव से यहाँ आते हैं। प्रभु तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। इस अंचल के सर्वाधिक पूजनीय शिवलिंग बेणेश्वर मंदिर में स्थित है। सोम माही नदियों के तट पर स्थित 5 फीट ऊंचा यह स्वयंभू शिवलिंग शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। शीर्ष से 5 हिस्सों में बटा हुआ है। बेणेश्वर मंदिर के पास स्थित विष्णु मंदिर एक अत्यंत प्रतिष्ठित संत और भगवान विष्णु का अवतार माने जाने वाले माऊजी की बेटी जनकुंवरी द्वारा 1793 में निर्मित किया गया था। विष्णु का अवतार, जाम्बू जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, देवनारायण जी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है, और संत माऊजी को भी विष्णु का अवतार माना जाता है। ठीक है, उनकी बेटी जनकुंवरी ने करवाया। कहा जाता है कि मंदिर उस स्थान पर निर्मित है जहां माऊजी ने भगवान से प्रार्थना करते हुए अपना समय बिताया था। माऊजी के 2 शिष्य अजय और वाजे, वेरी गुड, माऊजी के 2 शिष्य जिनका नाम है अजय और वाजे ने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण किया। और इन मंदिरों के अलावा भगवान ब्रह्मा का मंदिर भी है यहाँ पर। माघ शुक्ल पूर्णिमा लगभग फरवरी में यहाँ पर सोम माही नदियों के संगम पर विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर के गांवों तथा शहरों से लोग तथा आदिवासी पवित्र स्नान करने व मंदिर में पूजा करने आते हैं। जो बेणेश्वर में जो मंदिर है भगवान शिव का जो मंदिर है डूंगरपुर बेणेश्वर में, यह खंडित शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। खंडित शिवलिंग के रूप में तो बेणेश्वर में पूजा जाता है, और खंडित देवी की प्रतिमा के रूप में शीतला माता की पूजा की जाती है। यह भी आपको बेहतरीन तरीके से चीजें याद रखनी होंगी। उसके बाद मुस्लिम संप्रदाय का एक बहुत अच्छा स्थल गलियाकोट। गलियाकोट किसकी बात कर रहे हैं हम? गलियाकोट की बात कर रहे हैं। दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान है गलियाकोट दरगाह है। डूंगरपुर से 58 किलोमीटर की दूरी पर माही नदी के किनारे स्थित है। गलियाकोट नामक एक गांव है। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। सैयद फखरुद्दीन की मजार के लिए जाना जाता है। वह एक प्रसिद्ध संत थे जिन्हें उनकी मृत्यु के बाद गांव में ही दफन किया गया। देखो,
दाऊदी बोहरा समाज का पवित्र स्थान गलियाकोट, डूंगरपुर से 58 की दूरी पर माही नदी के किनारे। एक ये चीज याद रखिएगा, माही नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी किनारे स्थित है? माही नदी के किनारे गलियाकोट। यह स्थान सैयद फखरुद्दीन की मजार, ये भी याद रखिएगा किसकी मजार है? सैयद फखरुद्दीन की मजार है। सैयद फखरुद्दीन की मजार, जो एक प्रसिद्ध संत हैं, इनकी मृत्यु के बाद गांव में ही इन्हें दफन कर दिया गया, गलियाकोट में ही। यह मजार श्वेत संगमरमर से बनाई गई है और उनकी दी हुई शिक्षाएं दीवारों पर सोने के पानी से उत्कीर्ण है। ठीक है। गुंबद के अंदरूनी हिस्से को खूबसूरत स्वर्ण पत्रों से सजाया गया है, जबकि पवित्र कुरान की शिक्षाओं को कब्र पर सुनहरे पन्नों में उत्कीर्ण किया गया है। तो संत यानी सैयद फखरुद्दीन की मजार गलियाकोट डूंगरपुर में है। याद रखिएगा, माही नदी के किनारे। कहां पर स्थित है? माही नदी के किनारे यह स्थित है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं गेब सागर झील। इस झील के प्राकृतिक वातावरण और कोलाहल से दूर होने के कारण यहाँ बड़ी संख्या में पक्षियों का बसेरा है। स्मरणीय झील गेब सागर डूंगरपुर का एक प्रमुख आकर्षण है। इसके तट पर श्रीनाथ जी का मंदिर समूह है। इस मंदिर परिसर में कई अति सुंदर नक्काशीदार मंदिर और विजय राज राजेश्वर मंदिर शामिल है। इंपोर्टेंट, विजय राज राजेश्वर मंदिर कहां पर है? विजय राज राजेश्वर मंदिर, तो विजय राज राजेश्वर मंदिर है गेब सागर झील। गेब सागर झील कहां पर है? डूंगरपुर में। और गेब सागर झील के किनारे, गेब सागर झील के किनारे कालीबाई का स्मारक है, जो अपने शिक्षक को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। कालीबाई का स्मारक, कालीबाई का स्मारक कहां है? तो कालीबाई का स्मारक है मेरे नौजवान साथियों आपके यहीं पर। कालीबाई का स्मारक भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, कालीबाई का स्मारक। क्लियर? वेरी गुड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें। बहुत अच्छी चीज डाली है। अगर हनुमानगढ़ पढ़ना है तो हनुमानगढ़ अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको कालीबंगा तो पढ़नी ही पड़ेगी। हनुमानगढ़ पढ़ रहे हैं तो कालीबंगा। 4500 वर्ष पूर्व यहाँ सरस्वती नदी, घग्गर नदी, द्वेषवती के किनारे हड़प्पा कालीन सभ्यता फल फूल रही थी। पुरातत्व प्रेमियों के लिए महत्वपूर्ण स्थान कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों की प्राप्ति स्थल के कारण प्रसिद्ध है। यह अवशेष 2500 वर्ष ईसा पूर्व के हड़प्पा और पूर्व हड़प्पा युग से संबंधित है। कालीबंगा में खुदाई से हड़प्पा कालीन सील, मानव कंकाल, अज्ञात स्क्रिप्ट, तांबे की चूड़ियां, मोती, सिक्के, टेराकोटा और सीप के खिलौने मिले हैं। सभ्यताएं हमने सबसे पहले शुरुआत में पढ़ ली थी। ठीक है। सन 1983 में स्थापित एक पुरातत्व संग्रहालय भी है, जिसे 1961 से 69 के दौरान हड़प्पा स्थल पर खुदाई से निकले अवशेषों के लिए निर्मित किया गया था। यहाँ संग्रहालय में 3 दीर्घाएं हैं, जिनमें एक दीर्घा पूर्व हड़प्पा काल, शेष 2 दीर्घाएं हड़प्पा काल की कलाकृतियों के लिए समर्पित है। ठीक है, बताइए क्लियर है? तो हड़प्पा सभ्यता, अमलानंद घोष 1952, बीबी लाल, बीके थापर 1961 से 69, एमडी खरे, इन सब का संबंध किससे है? हड़प्पा कालीन सभ्यता से है। यहाँ पर राजकीय संग्रहालय है, तांबे की चूड़ियाँ, काले रंग की चूड़ियाँ, कालीबंगा, बंगा का अर्थ होता है चूड़ियाँ। बंगा का अर्थ क्या होता है? बंगा का अर्थ होता है दोस्तों चूड़ियाँ। तो कालीबंगा। कालीबंगा के बाद ऐसा किला जिसने सर्वाधिक विदेशी आक्रमण सहन किए, भटनेर का किला। भटनेर भट्टीनगर का अपभ्रंश है। भट्टीनगर यानी भट्टीनगर का नाम ही क्या हुआ? भटनेर हुआ। उत्तरी सीमा प्रहरी के रूप में विख्यात है। उत्तरी सीमा का प्रहरी, ये भी याद रखिएगा, भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाता है। भारत के सबसे पुराने किलों में से एक माना जाने वाला भटनेर किला, हनुमानगढ़ किला घग्गर नदी के, ये भी घग्गर नदी के तट पर है। किले का महत्व इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि आईने अकबरी में इसका उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी में किले का निर्माण लगभग 1700 साल पहले जैसलमेर के राजा भाटी के पुत्र भूपत ने किया। तैमूर और पृथ्वीराज चौहान सहित कई साहसी शासकों ने किले पर कब्जा करने की कोशिश की। सदियों से कोई भी इस किले को नहीं जीत पा रहा था। अंत में 1805 में बीकानेर के राजा सूरत सिंह ने भाटी राजाओं को पराजित किया और किले पर कब्जा कर लिया। और साथ ही उस दिन मंगलवार का दिन होने के कारण इसका नाम बदलकर हनुमानगढ़ कर दिया गया। हनुमानगढ़
क्या कर दिया गया, आज उस जिले का नाम भी क्या है, हनुमानगढ़ ही है। क्लियर है, आज उस जगह का नाम भी हनुमानगढ़ ही है। हवा महल, यानी हम जयपुर पहुंच चुके हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, 1727 में जिसकी स्थापना हुई, वहां पर एक जगह है हवा महल। अगर हवा महल को हम बाहर की तरफ से देखें तो भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखाई देने वाला यह महल अनूठा है। 1799 में प्रताप सिंह द्वारा इसे बनवाया गया। यह महल 5 मंजिला है तथा इसका डिजाइन और वास्तुकार लालचंद उस्ता। देखो बिल्कुल मुख्य बातें दी है, सीधी सीधी बात। 1799 में बना, कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है। प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया। वास्तुकार कौन है, लालचंद उस्ता, और 5 मंजिलीय भवन है। गुलाबी शहर का प्रतीक हवा महल बलुआ पत्थर से बना है। राजस्थानी वास्तुकला और मुगल शैली का मिश्रण है। इसकी दीवारें सिर्फ 1.5 फुट ऊंची है तथा इसमें 953 बहुत सुंदर और आकर्षक छोटे छोटे आकार के झरोखे हैं। 953। इसे बनाने का मूल उद्देश्य था कि शहर में होने वाले मेले, त्योहारों तथा जुलूसों को महारानियां इस महल के अंदर बैठकर देख सकें। हवा महल गर्मी के मौसम में भी इन झरोकों के कारण वातानुकूलित रहता है। 953 खिड़कियां हो भाई साहब, हवा का आवागमन बड़ा बेहतरीन होता है और यह मामला बिल्कुल सेट हो जाता है। चलिए, हवा महल देखने के बाद हम बड़ी चौपड़ से हवा महल देखते हुए सीधे निकल चलते हैं आमेर के लिए। जयपुर से 11 किमी की दूरी पर कछवाहों की पुरानी राजधानी आमेर अपने किले और स्थापत्य के लिए पर्यटकों का मुख्य आकर्षण रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया 2013 में। पूर्व में कछवाहा राजपूतों की राजधानी आमेर महल ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। यह हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। देखो टावरों, टिंगरों, खापटों, हिंदू व मुगल शैली का सुंदर मिश्रण है। हिंदू और मुगल शैली का ये क्या है, मिश्रण है। आमेर का महल सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए बनवाया था। आमेर महल का आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बनाया गया। इसमें नक्काशी का कार्य, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम, जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इसकी भव्यता को 4 चांद लगाते हैं। क्लियर है, चलिए, वेरी गुड। आगे जंतर मंतर भी जयपुर में है। जंतर मंतर संस्थापक सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनाई गई 5 खगोलीय वेधशाला। वेधशालाओं में सबसे विशाल है जयपुर की यह वेधशाला, इसे जंतर मंतर कहते हैं। यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यूनेस्को की सूची में भी शामिल है दोस्तों जंतर और मंतर 2010 में। इसमें बनाए गए जटिल यंत्र समय का मापने, सूर्य की गति व कक्षाओं को निरीक्षण तथा आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं। टोटल 5 है। एक जयपुर में है, एक मथुरा में है, एक वाराणसी में है, एक उज्जैन में है और एक दिल्ली में है। सबसे पुरानी जो वेधशाला है वो दिल्ली में है और सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो आपके कहां पर है, जयपुर में है। तो जयपुर और दिल्ली अपने आप में विशेषताएं लिए हुए हैं। जयपुर और दिल्ली अपनी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। जयगढ़ फोर्ट 1726 में महाराजा जयसिंह द्वितीय द्वारा यह किला आमेर की सुरक्षा के लिए बनाया गया। इसमें बने शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय, तोप बनाने का कारखाना तथा विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण के कारण राजस्थान में आने वाला प्रत्येक पर्यटक जयपुर आकर इस तोप को जरूर देखना चाहता है। इस तोप को एक बार चलाया गया जिससे शहर में 35 किमी दूर एक गड्ढा बन गया था चाकसू के निकट, बिल्कुल चाकसू में, जिसे गोली राव तालाब के नाम से जाना जाता है। अभी वर्तमान में गोली राव तालाब के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई 31 फीट 3 इंच है, वजन 50 टन है। इसमें 8 मीटर लंबे बैरल के 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। 100 किलो गन पाउडर, बारूद भरा जाता था।
एक ही बार चली भैया ये, उसके बाद चली नहीं। जयगढ़ फोर्ट में तोप बनाने का कारखाना, क्या, तोप बनाने का कारखाना, तोप बनाने का कारखाना, शस्त्रालय। और जो जयगढ़ फोर्ट था वह जयपुर के शासकों का शाही निवास स्थान था। जयपुर के शासकों का शाही निवास स्थान है कौन सा, जयगढ़ का फोर्ट। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाहरगढ़ का किला, अंधेरी रात में तारों की छाव में, अरे क्या लिखा है भाई, अंधेरी रात में तारों की छाव में नाहरगढ़ किले से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व, अद्भुत और मदमस्त नजारा सारी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा। शहर की रोशनी को देखकर लगता है, क्या लगता है, बेहतरीन लगता है कि तारे, ये तारे अंधेरी रात में तारों की छांव में, कि तारे जमीन पर उतर आए, तारे जमीन पर उतर आए। सन 1734 में महाराजा जयसिंह के शासनकाल के दौरान इस किले का निर्माण किया गया, जो कि शहर का पहरेदार मालूम होता है। इस किले में बनाए गए माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में काम में लिया जाता था। रानियों के लिए आरामदेह बैठक तथा राजाओं के कक्षों का समूह, आलीशान दरवाजे, खिड़कियां और भित्ति चित्रों से सजाया गया। नाहरगढ़ अतीत की यादों में समेटे शान से खड़ा है। अभी हाल ही में महल में एक स्कल्पचर आर्ट गैलरी भी बनाई गई है। स्कल्पचर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में है। स्कल्पचर आर्ट गैलरी कहाँ पर है, नाहरगढ़ दुर्ग में है। और याद रखिएगा नाहरगढ़ दुर्ग को जनाना क्वार्टर भी कहते हैं दोस्तों, क्योंकि जो रानियां थी उन रानियों का निवास स्थान था, जयपुर के शासकों की रानियों का निवास स्थान था। इस कारण इसको आर्ट, वो क्या कहते हैं, जनाना क्वार्टर कहते हैं। जयपुर की तरफ झांकता हुआ इसे कहते हैं, यानी जयपुर का मुखौटा भी इसे कहते हैं हम, जयपुर का मुखौटा, जयपुर का मुखौटा भी इसे ही कहा जाता है। जयपुर का मुखौटा भी दोस्तों इसे ही कहा जाता है, याद रखिएगा। नाहर सिंह भूमिया का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, नाहर सिंह भूमिया। तो नाहर सिंह भूमिया की स्मृति में, नाहर सिंह भूमिया ग्राम रक्षक देवता जिसे कहते हैं, भूमिया जी, क्षेत्रपाल, ठीक है। अल्बर्ट हॉल सन 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स सेंट्रल म्यूजियम, इसकी आधारशिला रखी। देखो उसकी जो नींव है सेंट्रल पार्क की, वो प्रिंस ऑफ वेल्स 1876 में रखी। इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया था। सर स्विंटन जैकब द्वारा इसका डिजाइन बनवाया गया, यानी इसका वास्तुकार कौन है, सर स्विंटन जैकब। और यह इंडो सोर्सेनिक स्थापत्य शैली, यानी भारत और ब्रिटिश, क्योंकि जब इसके वास्तुकार ही ब्रिटिश हैं स्विंटन जैकब साहब, तो इंडो सोर्सेनिक स्थापत्य कला याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। रामनिवास बाग के बीच में अल्बर्ट हॉल की अभूतपूर्व और मनमोहक इमारत हर मौसम के पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसमें जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्रों का बड़ा संग्रह है। किसमें, अल्बर्ट हॉल में, सेंट्रल म्यूजियम में। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के प्रिंस यानी प्रिंस ऑफ वेल्स ने इसकी नींव रखी, और स्विंटन जैकब वास्तुकार हैं, और राम सिंह सेकंड के टाइम की ये घटना है। चलो गलता जी, गलता जी जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है। गलता जी गालव ऋषि की तपोस्थली, गालव ऋषि की तपोस्थली है कौन सी, गलता जी। गलता जी स्थित कुंड में स्नान का धार्मिक महत्व है। तीर्थयात्री यहाँ पवित्र स्नान हेतु आते हैं। इस स्थान में मंदिर, मंडप और पवित्र कुंड है। गलता जी आने के लिए आगंतुक पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं। इसे स्थानीय लोगों द्वारा बंदर मंदिर कहा जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंदर मंदिर कहां पर है, बंदर मंदिर कहां पर है, तो बंदर मंदिर जयपुर में है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन निकल कर आया है कि बंदर मंदिर कहां पर है, और बंदर मंदिर का ही अन्य नाम क्या है, राम गोपाल जी का मंदिर।
राम गोपाल जी के मंदिर के अन्य नाम क्या है? बंदर का मंदिर, और बंदर के मंदिर का अन्य नाम क्या है? राम गोपाल जी का मंदिर। यहां इसे ये नाम यहां पाए जाने वाले बंदरों के एक बड़े समूह की वजह से मिला। हरियाली का खूबसूरत नजारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के खुशनुमा माहौल में इजाफा करते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्यदेव को समर्पित एक छोटा मंदिर है जिसे सूर्य मंदिर कहा जाता है। दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। और गलताजी में ही रामानंदी संप्रदाय की पीठ है। किसकी पीठ है? रामानंदी संप्रदाय की पीठ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। रामानंदी संप्रदाय की पीठ भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। आगे देखते हैं, बहुत ही बेहतरीन जगह, ईश्वरी सिंह द्वारा निर्मित ईसरलाट। जिसे हम सरगासूली के नाम से भी जानते हैं। ईसरलाट जिसे हम सरगासूली के नाम से जानते हैं। ईश्वरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया और यहीं से कूदकर अपनी जान भी दे दी। शहर के बीचों बीच 60 फीट ऊंची भव्य मीनार ईसरलाट को स्वर्ग भेदी मीनार, देखो, स्वर्ग भेदी मीनार या सरगासूली भी कहते हैं। स्वर्ग भेदी मीनार, ईसरलाट और सरगासूली आपने सुना होगा, पर स्वर्ग भेदी मीनार राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 में इस मीनार को एक शानदार जीत की स्मृति में बनवाया था। त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित इस मीनार में अंदर की तरफ ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हैं, जिनसे चढ़कर ऊपर से जयपुर का विहंगम दृश्य दिखाई देता है। और मराठों से परेशान होकर ईश्वरी सिंह जी ने अपनी बनाई गई इमारत पर चढ़कर 7 फुट ऊंची है वहां से कूदकर अपनी जान दे दी। किसने? ईश्वरी सिंह जी के द्वारा। उसके बाद बेहतरीन मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर, जो गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ, जो गौड़ीय संप्रदाय की क्या है? प्रधान पीठ है। गोविंद देव जी की आकर्षक प्रतिमा सवाई जयसिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे, जो यहाँ पूरे सम्मान से शहर के प्रकोटे में स्थित। कौन लाए थे? सवाई जयसिंह। कहां से लाए थे दोस्तों? वृंदावन से लाए थे। श्री गोविंद देव जी मंदिर में स्थापित की गई शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा पूजनीय गोविंद देव जी में 7 झांकियों के माध्यम से दर्शन की समुचित व्यवस्था है। 7 झांकियां। तो गोविंद देव जी का मंदिर से गौड़ीय संप्रदाय का मंदिर भी कहा जाता है। गौड़ीय संप्रदाय का प्रधान पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की यहाँ पर क्या है दोस्तों? प्रधान पीठ है। याद रखिएगा, गौड़ीय संप्रदाय की यहाँ पर प्रधान पीठ है। अगर आप हमसे थ्योरी क्लासेज में जुड़ना चाहते हैं तो बेहतरीन तरीके से महाराणा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? महाराणा बैच, जो 6 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है। और इसमें अब से पहले की जितनी भी क्लासेज हैं वो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स के रूप में, और अभी जो अगर आप ज्वाइन करते हैं तो लाइव लेक्चर्स के रूप में मिलेंगी। कीमत है मात्र 1999 रुपये। ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। बैच संबंधी किसी प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पर फोन कर सकते हैं। हम यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? हम आपको यहाँ पर 300 घंटे का कोर्स, कंप्लीट कोर्स कवर, वीकली गाइडेंस प्रोग्राम, वीकली टेस्ट, कंप्लीट टेस्ट कवर, डाउट सेशन, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज एग्जाम तक, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स, प्रिंटेबल पीडीएफ्स, वीकली गाइडेंस प्रोग्राम, सारी चीजें हम यहाँ पर आपको क्या कर रहे हैं? प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसी के साथ अगर हम आगे की यहाँ पर बात करें तो क्लास 24 एग्जाम, क्लास 24 की मोबाइल एप्लीकेशन आपको यहाँ से इंस्टॉल करनी है। फिर आपको राजस्थान एग्जाम्स को सिलेक्ट करना है, फिर आपको सीईटी को सिलेक्ट करना है, और सीईटी के साथ आपको महाराणा बैच फॉर राजस्थान को सिलेक्ट करना है। और फिर बाय नाउ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं? इसे परचेज कर सकते हैं। 6 अक्टूबर से ये प्रारंभ हो चुका है। बात ये आती है कि क्या आपको इसके लिए कुछ विशेष ऑफर दिया जा रहा है? अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो बिल्कुल साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम आपको बहुत ही बेहतरीन, शानदार और बड़ा ही अच्छा ऑफर दे रहे हैं। वैसे तो हमारी कोर्सेज की कीमत वैसे ही बहुत कम है, पर दिवाली के इस मौके पर इसको और कम किया जा रहा है ताकि आपकी खुशियों में और इजाफा किया जा सके। तो देखिए, दिवाली धमाका है हमारे पास, बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों। जो ये है हमारे 21 तारीख से 24 तारीख तक ये क्या आपको ऑफर दिया जा रहा है? 21 से 24 तक,
ठीक है। इसमें 60 प्लस 25% एक्स्ट्रा आपको डिस्काउंट, 60% तो मिलेगा ही मिलेगा, और 25% का एक्स्ट्रा ऑफ आपको इस दिवाली के ऑफर पर देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको एक कूपन कोड यूज करना है DIWALI25, DIWALI25 यानी दिवाली 25 वाली, ठीक है। तो यूज कोड करें दिवाली 25, और ऑल सभी जितने भी कोर्सेज टेस्ट सीरीज हैं सब पर आपको यहाँ पर बेहतरीन डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल मेरे नौजवान साथियों, बिल्कुल आज ही जाइए अपनी प्लेलिस्ट में इसे जोड़ दीजिए, और अपना जो आपका जो सपना है उस सपने में 4 चांद लगाने के लिए आज ही आप हमारी पूरी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो बिल्कुल ऑफर से चूक ना जाएं। लास्ट डेट, ऐसा नहीं कि हम ऑफर निकल जाए और हम फिर वापस थोड़ा सा इसे कॉस्टली परचेज कर पाएं। आज ही इस कूपन कोड का प्रयोग करें और अपने सपनों को उड़ान दें। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। हमने गोविंद देव जी पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे हम आने वाले जो अगले जिले हैं उन जिलों और उनके पर्यटन स्थलों की हम क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा लें। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।